हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आजकल हम क्लास 12 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, कुछ हमने न्यूमेरिकल्स लगाए थे। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कूलाम का नियम। क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है कूलाम का नियम। यह लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कूलाम का नियम अक्सर आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो हमें बहुत ही ध्यान से समझना है कि कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कूलाम का नियम कहता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कूलाम ने बताया था कि हमारे पास दो अगर स्थिर बिंदु आवेश हैं। स्थिर बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है? स्थिर माने होता है रुके हुए। क्या होता है? रुके हुए। यानी कि उन्होंने बताया था कि हमारे पास यदि दो रुके हुए आवेश हैं। कैसे हैं? रुके हुए आवेश, और वह एक बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। कैसी दूरी पर रखे हुए हैं? अल्प दूरी पर। अब इस अल्प दूरी का मतलब क्या होता है? अल्प दूरी का मतलब होता है कि बहुत ही छोटी दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर। अगर दो रुके हुए बिंदु आवेश बहुत ही छोटी दूरी पर रखे होते हैं तो उनके मध्य में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है, उनके मध्य में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है। अब ऐसा क्यों बोला गया कि उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल? जैसे ध्यान से देखना है कि हमने देखो एक आवेश ले लिया, उसका नाम है Q। बहुत ही ध्यान से देखना है। हमने एक आवेश ले लिया, उसका नाम है Q, और हमने एक दूसरा आवेश ले लिया, उसका नाम है Q0। ठीक है, और हमने इनको एक बहुत ही छोटी दूरी R पर रख दिया। कितने पर रख दिया? R पर। हमने मान लिया कि यह दोनों आवेश एक छोटी सी दूरी R पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो इनके मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा या इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसे लगेगा? ध्यान से समझेंगे। यदि दोनों प्लस प्लस वाले आवेश हुए, ध्यान से देखेंगे, यदि दोनों प्लस प्लस वाले आवेश हुए तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, बात समझ में आती है। और यदि दोनों माइनस माइनस आवेश हुए तो उनके मध्य में जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक, अगर इनमें से एक आवेश प्लस हुआ और एक आवेश माइनस हुआ तो इनके मध्य में कैसा बल लगेगा? इनके मध्य में आकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम ने बताया था कि अगर हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं और वो एक बहुत ही छोटी सी दूरी R पर रखे हुए हैं तो उनके मध्य में लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो कैसा होता है? देखो, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। कैसा मतलब? देखो, मान लिया कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल F है। क्या है? F। क्योंकि F का संकेत क्या होता है? F को हम बल कहते हैं। क्या होता है? बल, यानी कि फोर्स। ठीक है, तो मान लिया कि इनके मध्य में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो F है। तो कूलाम ने बोला था कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ठीक, तो हमारा एक आवेश कौन सा है? देखो, Q है। दूसरा आवेश हमारा कौन सा है? Q0 है। तो इनके गुणनफल यानी कि इन दोनों के गुणा के कैसा होता है? देखो, समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती, यानी कि F समानुपाती Q0। ठीक, समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती को हम दूसरी भाषा में अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। ठीक, समानुपाती का मतलब होता है कि जब चीज़ों को एक ही लाइन में लिख दिया जाता है। कैसे लिख दिया जाता है? एक ही लाइन में लिख दिया जाता है तो हमारा जो ये वाला साइन होता है जो यहाँ पर बना हुआ है, इस साइन को हम समानुपाती का साइन पढ़ते हैं।
किसका साइन पढ़ते हैं? समानुपाती का। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इनके मध्य में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक बात और बोली कि उनके बीच की दूरी, यानी कि आवेशों की जो बीच की दूरी है वह कौन सी है? देखो r है। उन उस दूरी के वर्ग के, कैसे? देखो, उस दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टे के। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? उल्टा। आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा कि व्युत्क्रमानुपाती उल्टा होता है। तो इन्होंने बताया था कि हमारा जो बल है वो दूरी के वर्ग के कैसा होता है? देखो, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को 1 के बटे में, यानी कि 1 के अपॉन में लिख देना। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। जब किसी भी चीज़ को हम लोग 1 के अपॉन में लिख देते हैं तो यही वाला हमारा जो साइन है वो व्युत्क्रमानुपाती का साइन बन जाता है। किसका बन जाता है? व्युत्क्रमानुपाती का। ठीक है, तो क्या हो गया? देखो, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो गया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस वाले को हमने पहला समीकरण मान लिया और इस वाले को हमने दूसरा समीकरण मान लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों समीकरण को हल करते हैं। ठीक, तो हल करने पर हमें क्या मिलता है? देखो, हल करने पर हमें मिलता है कि हमारा पहला समीकरण क्या है? देखो, F समानुपाती Q Q0 और हमारा दूसरा समीकरण क्या है? F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो हम इन्हें जब हल करेंगे तो इन दोनों समीकरणों को मिलाकर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? मिलाकर। तो मिलाकर लिखने से क्या होगा? देखो, F समानुपाती है Q Q0 के, तो हमारा देखो यहाँ पर लिख दिया है कि F समानुपाती है Q Q0 के। ठीक है, और दूसरी बात क्या है? देखो, चलो देख लेते हैं। F समानुपाती है Q Q0 के, पहली बात। और दूसरी बात है कि F व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² के। तो चलो इसी के साथ हम लिख देते हैं 1/r²। इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। तो पूरा जब हम इसे मिलाकर लिखेंगे तो हमारा कितना बनेगा? देखो, हमारा बनेगा F समानुपाती Q Q0 और ये क्या लगा है? देखो, एक अपॉन लगा हुआ है, तो Q Q0 अपॉन कितना हो जाएगा? r²। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है देखो कि F समानुपाती Q Q0/r²। ठीक, अब हमें एक काम करना होता है। क्या काम करना होता है? कि हमें इस समानुपाती के चिन्ह को हटाना होता है। क्या करना होता है? हमें इस समानुपाती के चिन्ह को हटाना होता है। तो जब इस चिन्ह को हटाया जाता है तो हमें एक नियतांक लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? नियतांक। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो क्या होता है कि हमने देखो इस वाले समानुपाती के चिन्ह को हटा दिया और हमने बराबर का साइन लगा लिया। तो जैसे ही हम जो है साइन हटाते हैं और बराबर का साइन लगाते हैं तो हमें एक नियतांक लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? नियतांक। तो हमने ले लिया कि क्या, देखो कि हमने एक नियतांक ले लिया। ठीक, तो हमारा कितना बनेगा? हमारा बनेगा F बराबर Q Q0, F बराबर K Q Q0/r²। ठीक, जहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि K हमारा क्या है? समानुपाती नियतांक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक बात याद रखनी है कि हमारा जो K समानुपाती नियतांक है, इस समानुपाती नियतांक का कितना मान होता है? हमें याद करके रखना है 1/4πε0। कितना होता है? 1/4πε0। इसे क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं एप्साइलन। क्या पढ़ते हैं? देखो, एप्साइलन 0। ठीक, एप्साइलन। ठीक, तो कितना हो जाएगा? देखो, हमारा K का मान है 1/4πε0 और साथ में हमारा कितना लिखा हुआ है? Q Q0/r²। आप सोच रहे होंगे कि ये K का मान हमने 1/4πε0 कैसे रख दिया। तो हमें ध्यान रखना है कि ये सारे जो नियतांक के मान होते हैं वो वैज्ञानिक लोग अपने प्रयोग के दौरान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अपने प्रयोग के दौरान निकालते हैं। तो हमें याद रखना पड़ता है
कि उनके मान जो हैं वो फिक्स होते हैं, जो अपने प्रयोग में वो लोग निकालते हैं। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कूलाम के नियम का नियतांक है उसका मान कितना है, देखो 1/4πε0 और Q/0/r²। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। जहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो ε0 है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहेंगे, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब ये क्या होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, तो हमें ध्यान से सुनेंगे कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मतलब होता है कि जैसे हमने जो आवेश लिए हुए हैं, ध्यान सुनेंगे, हमने जो आवेश लिए हुए हैं यदि हम इन आवेशों को कहाँ पर रख दें, देखो निर्वात में रख दें। कहाँ पर रख दें, निर्वात में। तो जब हम इन दोनों आवेशों को निर्वात में रख देंगे तो इन दोनों आवेशों के मध्य में कितना बल लगेगा, इन दोनों आवेशों के मध्य में कितना बल लगेगा निर्वात में, तो कौन बताएगा, ε0 बताएगा कि जब ये दोनों बल निर्वात में रखे होंगे तो इन दोनों बलों के बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, कौन बताएगा, देखो ε0। ठीक है। जैसे एक बात और आती है कि हम आगे अभी एक चीज़ और पढ़ेंगे कि एक चीज़ होती है ε m। क्या होता है, ε m। ε0 का मतलब होता है कि निर्वात में दोनों आवेशों के मध्य में कितना बल लगेगा, तो कौन बताएगा, ε0। लेकिन अगर हम निर्वात की जगह पर कोई भी माध्यम ले लेते हैं, क्या करते हैं, निर्वात की जगह पर कोई भी माध्यम ले लेते हैं। माध्यम का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने जल का माध्यम ले लिया, किसका माध्यम ले लिया, जल का। तो अब क्या है कि इन आवेशों को अगर हम जल में रख दें, कहाँ पर रख दें, इन आवेशों को अगर हम जल में रख दें तो जल के अंदर इन आवेशों के मध्य में कितना बल लगेगा, जल के अंदर इन आवेशों के मध्य में कितना बल लगेगा, वो कौन बताएगा, वो बताएगा ε m। कौन बताएगा, ε m। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मीडियम। क्या होता है, मीडियम। जब कोई माध्यम होगा तो वहाँ पर बताएगा ε m और जब निर्वात होगा तो वहाँ पर बताएगा ε0। इतनी बात हमें याद रखनी है। ठीक, तो हमारा कूलाम का नियम क्या निकला, कूलाम का हमारा नियम निकला F बराबर 1/4πε0 Q/0/r²। जहाँ पर ध्यान रखना है कि K हमारा समानुपाती नियतांक है, ε0 हमारी निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो K समानुपाती नियतांक होता है, ध्यान देंगे, हमारा जो K समानुपाती नियतांक होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर निर्भर करता है, दो बातों पर। कौन कौन सी दो बातें होती हैं, एक तो मात्रक पद्धति पर और दूसरा माध्यम पर। अब ये मात्रक पद्धति क्या होती है, देखो मात्रक पद्धति का मतलब होता है कि K का मान अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होता है। K का मान अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे हमने SI पद्धति ले ली, आपने सुनी होगी, तो SI पद्धति में K का मान जो है वो अलग होता है। ठीक है। जैसे हमने CGS पद्धति ले ली तो CGS पद्धति में K का मान अलग होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखो हमारी दूसरी बात है कि माध्यम पर निर्भर करता है कि K का मान जो है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। यानी कि वायु में उसका मान अलग होगा, जल में उसका मान अलग होगा, यदि कांच में देखेंगे तो कांच में उसका मान अलग होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि K हमारा कितनी बातों पर निर्भर करता है, दो बातों पर। पहला तो जो है माध्यम की प्रकृति पर, पहला कौन सा है, मात्रक पद्धति पर, और दूसरा कौन सा है, माध्यम पर। ठीक है। अब इन दोनों बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।